Link in description. Download the app for more videos. चलो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि नॉन होमोजीनियस, उसके बाद में देखा था होमोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला जो मेथड है ना आपका, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली फिर यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन है, देखना है, आगे सॉल्व करना है। अब ये तो टाइप हुए, इसके साथ साथ इसमें ही होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में कंटेनिंग कांस्टेंट वाला एक टाइप आता है कि जिसमें आपको कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, उनकी वैल्यूज पूछी जाती है कि इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। ओके, यूनिक सॉल्यूशन के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट मिनी के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, और आपके पास अगर यूनिक दोनों में से एक ही कंडीशन बनता है कि कंसिस्टेंसी है तो क्या होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट तो पूछा नहीं जाएगा, कि पूछा जाएगा कि भाई कंसिस्टेंसी के लिए वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए, और फिर अगर वैल्यू फाइंड कर लिए तो उस वैल्यू के लिए आगे सॉल्व भी करो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बेस पे हमने क्वेश्चन जो है अपने कंटेंट में, जब आप देख रहे होगे तो अपना कंटेंट जो है, जहां पे हमने वीडियो के पूरे जो भी यूनिट के लेक्चर्स अपलोड जहां पे किए हैं, वहां पे आप लेक्चर नंबर वाइज देखो, वहां पे आपको हर एक लेक्चर नंबर वाइज वहां पे दिखाई देगा कि पहले हमने क्या क्या कैसे कैसे प्लान किया, हमने होमोजीनियस लिया है, नॉन होमोजीनियस लिया है, आर इक्वल्स टू एन वाली केस लिया, आर लेस देन एन वाली केस लिए, दोनों केस में हमने लिया है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के लिए कंटेनिंग कांस्टेंट वाले टाइप के भी क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करके दिए, तो कुछ पीवाईक्यू भी है। तो इसके बेस का जो है होमोजीनियस के बेस का पीवाईक्यू भी आपको कंटेनिंग कांस्टेंट वाले टाइप का लैम्बडा और म्यू टाइप का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अवेलेबल है वहां पे, एक लेक्चर नंबर आई थिंक 13 या कुछ है, देख लेना। ठीक है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले हैं कंटेनिंग कांस्टेंट वाले टाइप का। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन कंटेनिंग कांस्टेंट ये एक अलग टाइप आ जाता है कि जिसमें कांस्टेंट दिए जाते हैं, कुछ लैम्बडा या म्यू ऐसे अननोन्स दिए जाते हैं, और उनका वैल्यू फाइंड करके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, तो वही आपको बेसिक जो हमने ट्री डायग्राम देखा था उसी का नॉलेज यहाँ पे, उसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेथड है वही मेथड फॉलो करेंगे, फिर लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करेंगे और लैम्बडा का वैल्यू लेकर के आगे और कंटिन्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व इट कंप्लीटली टू ईच केस। ओके, पहले देखो क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लैम्बडा के किस वैल्यू के लिए सिस्टम कंसिस्टेंट होगी, ये आपको बताना है। मतलब लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, या तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होने के लिए लैम्बडा का वैल्यू क्या होना चाहिए ये आपको निकालना है, और उसके बाद फिर आपको सॉल्व भी करना है उस लैम्बडा के वैल्यू के लिए। फिर बोला है कि सॉल्व इट कंप्लीटली टू ईच केस, जितने भी केसेस बनेंगे लैम्बडा की, जितनी भी वैल्यूज आएगी उन सभी के लिए आगे इसको सॉल्व करो, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लैम्बडा और लैम्बडा स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, अननोन के फॉर्म वाला कंटेनिंग कांस्टेंट टाइप वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जैसे ही हो जाएगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पूरे क्वेश्चन आपके विद पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद वाला टाइप हम आइजेन वैल्यूज आइजेन वेक्टर लेकर के जो भी कवर करेंगे आप इस यूनिट को। ठीक है, कंटेंट भी देखा करो, कंटेंट के साथ लाइव देखा करो, मतलब आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सो इन सॉल्यूशन first of all we have to write the given, in solution first of all we have to write the given system of equation। तो given system नोट कर लो यहाँ पे, x plus y plus z is equals to 1, then x plus 2y plus 4z is equals to lambda, and x plus 4y plus 10z इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्बडा स्क्वायर। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है आपको। अब यहां से हमें क्या करना है, सो इट कैन बी रिटन एज, इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है ना आपको, सो इट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जाएगा, इट कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। सो वेयर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ए मतलब आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो यहां से कोएफिशिएंट क्या क्या है आपके पास, देखो 1 1 1 है, देन यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1 2 एंड 4, देन कोएफिशिएंट है आपके पास 1 4 एंड 10, ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। देन मैट्रिक्स बी क्या रहेगा, वेरिएबल मैट्रिक्स, कितने वेरिएबल्स है आपके पास, एक्स वाई जेड, ये 3 वेरिएबल्स है, और जेड है आपके पास, सॉरी एक्स मैट्रिक्स लिखना था, इसको मैट्रिक्स ए देखना है आपको। ये जो मैट्रिक्स लिखा है ना आपने, दिस इज आवर मैट्रिक्स एक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स जो है वो एक्स से डिनोट होता है, x इज इक्वल टू दिस, एंड
बी इट मीन्स RHS कांस्टेंट, राइट साइड की कांस्टेंट क्या क्या आपके पास 1 है, लैम्बडा है और लैम्बडा स्क्वायर है, तो ये आपका RHS कांस्टेंट। अंडरस्टूड। तो पहले हमने क्या किया, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, अब इसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख करके रैंक वाला प्रोसीजर सेम फॉलो करना है आपको, ठीक है। सो टू चेक द कंसिस्टेंसी हम क्या करते हैं, टू चेक द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे, यस टू चेक द कंसिस्टेंसी। चलो यहीं पे आगे कंटिन्यू करता हूं, चेक द कंसिस्टेंसी कंसीडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। सो कंसीडर मैट्रिक्स AB, एक AB मैट्रिक्स है जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बोलते हैं। ये मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें A और B दोनों को लिखना है। A मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, B मतलब RHS कांस्टेंट, तो फर्स्ट रो रहेगा यहाँ पे 1 1 1, ओके। और इसके आगे जो है B मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, देन रहेगा 1 2 4 1 2 4 और यहाँ पे रहेगा लैम्बडा, ओके। देन 1 4 10 1 4 10 और यहाँ पे रहेगा लैम्बडा स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो इस मैट्रिक्स से हमें फाइंड करना है रैंक। अब रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो वही कैनोनिकल फॉर्म, बाय यूजिंग इक्लोन फॉर्म फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। सो चाहे तो मेंशन करना है तो मेंशन करो, ओके, व्हिच इज यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म, यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म। क्या करना है आपको, कैनोनिकल फॉर्म का यूज करके, यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स AB, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB का रैंक फाइंड करो। सो देयरफॉर अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को जीरो करना है, इन दोनों को जीरो करने के लिए क्या करोगे आप, डायरेक्टली सबट्रैक्ट करोगे। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, R2 चेंजेस व्हाट, R2 माइनस ऑफ R1, R2 से R1 सबट्रैक्ट करो। सिमिलरली R3 चेंजेस, R3 के लिए भी क्या करोगे आप, R3 माइनस ऑफ R1 करोगे। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखते थे R2 माइनस R1, पहले तो R1 एज इट इज लिखो 1 1 1, ओके। इसके बाद क्या रहेगा आपका 1, फिर R2 माइनस R1 करो, ये 0 बन जाएगा, 2 माइनस 1 करो, ये 1 बन जाएगा, 4 माइनस 1 करो 3 बन जाएगा, लैम्बडा माइनस 1 करो, लैम्बडा माइनस 1 रहेगा, फिर R3 माइनस R1 करो, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 करो 3 बनेगा, ओके। 10 माइनस 1 करो 9 बनेगा, और लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज लिखो, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1, ओके। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो 1 हमने लिया, उसके नीचे के एलिमेंट को 0 कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 आ चुका है, इसके नीचे बस मुझे 0 करना है, तो यहाँ पे 0 करने के लिए 3 दिखाई दे रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से सबट्रैक्ट कर देंगे, मतलब R3 में चेंज कैसे होगा, व्हाट, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे, R3 माइनस 3 टाइम्स R2 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका ये 0 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे फॉर्म करना है यहाँ पे 0, ओके। चलो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे लिखा है वही अप्लाई करो, R3 में R3 माइनस 3 टाइम्स R2 करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, R3 से सबट्रैक्ट करो, पहले R1 को एज इट इज लिखो, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इज R1 एज इट इज लिख दो, R1 क्या है 1 1 1 है, 1 1 1, आगे भी 1 है, ठीक है। अब R2 भी एज इट इज है 0 1 3 0 1 3 लैम्बडा माइनस 1, ये भी एज इट इज है। अब सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है R3 में, तो कैसे चेंज हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तो 0 रहेगा, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, 3 3 जा 9 और 9 में से 9 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से और सबट्रैक्ट कहां से कर रहे हैं, यस सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 से, तो कैसे लिखा जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, और यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है, चाहे तो ये साइड में कर लो, फिर वहां पे डायरेक्ट नोट कर दो। तो कैसे करेंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट हम इसको, यस, या तो एक बार यहाँ पे लिखता हूँ फिर सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, कैसे भी चलेगा, तो साइड में पहले ही लिख दो, सिंप्लीफाई करो, चलो यही पे कर देते हैं, ऑपरेशन जो लिखा है यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। क्या सिंप्लीफाई करना है आपको, इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, मतलब लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 इसमें से माइनस करना है आपको,
क्या माइनस करना है, 3 टाइम्स लैम्बडा माइनस 1, 3 टाइम्स लैम्बडा माइनस 1 ऐसे करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करके, अभी डायरेक्ट ऐसे तो नहीं लिखेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेंगे। क्या होगा ये, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 लैम्बडा और प्लस 3 होगा, माइनस 3 लैम्बडा और प्लस 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 वन जा 3 हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करके लैम्बडा की वैल्यूज मिल जाएगी। तो अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले वहां पे हम रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करके क्या होगा ये, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा और लैम्बडा सॉरी 3 - 1 मतलब ये बनेगा प्लस 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2। तो यहाँ पे लिख दो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2। ओके, ये लिख दिया, अंडरस्टूड। अब हमने जितना जो भी ऑपरेशन लगानी थी इक्लॉन फॉर्म में, कैनोनिकल फॉर्म में, सब कुछ लगा दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हो तो ये पूरा जीरो मिल चुका है आपको। देखा जाए तो यहाँ पे जीरो है, इसके बाद नीचे जीरो, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था जहाँ पे जीरो है, बट वहां पे 1 आ नहीं रहा है और 1 एडजस्ट होगा भी नहीं, अब इसके नीचे कोई रो नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से जीरो ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जो भी बन रहा है वो लैम्बडा के फॉर्म में एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ से आगे ये तो कैनोनिकल फॉर्म हो चुका है, यहाँ से आगे हम रैंक डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन रैंक कैसे डिसाइड करनी है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लैम्बडा के किस वैल्यू के लिए ये वाला सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, ये पूछा है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, दोनों का रैंक अगर इक्वल आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे ये होना चाहिए कि रैंक दोनों की इक्वल आनी चाहिए। किसकी रैंक इक्वल आनी चाहिए, मैट्रिक्स ए का रैंक और मैट्रिक्स ए बी का रैंक, दोनों का रैंक इक्वल आना चाहिए। तो ए मतलब डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड में और ए बी मतलब पूरा वाला, पूरा मैट्रिक्स जो भी दिखाई दे रहा है। तो इस केस में अगर देखते हो तो डॉटेड लाइन से लेफ्ट साइड में तीनों भी एलिमेंट जीरो दिख रहे हैं, तो इसका रैंक तो 2 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, 2 है। तो अगर इसका रैंक 2 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बनने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 होना जरूरी है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 होने के लिए यहाँ पे जो एलिमेंट बन रहा है इस एलिमेंट का 0 होना जरूरी है। अगर ये एलिमेंट 0 बन जाएगा यहाँ पे, तब जाकर के पूरा रो 0 बनेगा, तब जाकर के ए और ए बी दोनों का रैंक जो है वो 2 बनेगा, तभी तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो तो इनकंसिस्टेंट है। इसका रैंक 2 और इसका रैंक 3, अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट बनता है, ये नॉन जीरो अगर है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 दिख रहा है और ए का रैंक 2 दिख रहा है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो इनकंसिस्टेंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो कंसिस्टेंसी के लिए पूछ रहा है, तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको यहाँ पे इसको जीरो करना जरूरी है और इसका जीरो होना जरूरी है। तो हम इसको जीरो लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा कि किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है, और जिस वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है लैम्बडा की, वही लैम्बडा की वैल्यू हमें चाहिए थी। वही तो क्वेश्चन में पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, किस वैल्यू के लिए वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है बताओ, यही पूछा है। तो हमें वही तो वैल्यू निकालनी है लैम्बडा की, तो कैसे निकलेगी, तो हमने बोला अगर इसको कंसिस्टेंट बनना है तो इसको जीरो होना होगा। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट बनना है तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको जीरो बनना होगा, तभी जाकर के सिस्टम कंसिस्टेंट बनेगी, अदरवाइज नहीं बन सकती। बिकॉज रैंक इक्वल कब आएगी, इसका तो रैंक ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो इसका भी रैंक 2 आने के लिए इसको जीरो रखना पड़ेगा, तभी रैंक 2 होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है। Link in description. Download the app for more videos.